आपको पश्चिम बंगाल के महाभारत से खबरदार करेंगे, क्योंकि बीजेपी नेताओं की तुलना ममता बनर्जी शकुनी, दुशासन, दुर्योधन से तब करने लगी जब गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा कह दिया कि ममता सरकार की निगरानी में ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होती है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती। बांग्लाय शुधु अनुप्रवेशकारी, काश्मीरे नेकी नहीं। बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहाँ लानी पड़ेगी। दुशासन बाबू एसचेन, छकुनी मामार चेला। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে। 2025 खत्म होने से पहले देश ये जान चुका है कि 2026 की पहली चुनावी लड़ाई घुसपैठ के मुद्दे पर लड़ी जाने वाली, जिसका ट्रेलर पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इन आरोपों के साथ दिखा दिया कि ममता सरकार की निगरानी में घुसपैठ कराई जाती है। ममता सरकार ही घुसपैठ रोकने के लिए मदद नहीं करती। ममता सरकार ही डेमोग्राफी चेंज करके वोट बैंक बना रही। ममता सरकार की वजह से ही बॉर्डर पर घुसपैठ नहीं रोकी जा रही है। पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ये सच है कि घुसपैठ का सवाल आते ही विपक्ष पूछता है कि केंद्र की एजेंसियां, अर्धसैनिक बल क्या कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में इसी महीने बांग्लादेश बॉर्डर के पास जमा हुए इन लोगों को देखिए, जो राज्य में वोटर रिवीजन प्रक्रिया शुरू होने के बाद तुरंत अपने फर्जी पहचान पत्रों की आड़ में बचने की जगह पकड़े जाने से बचने के लिए वापस बांग्लादेश जाने लगे। ये लॉकडाउन बছর আগে মানে আর্লি লকডাউন শুরু হয়ে কিভাবে আর যাতে পারেনি সুরাই হতে এলাম। কোন জায়গা? এ তোমার বেনাফল দে। সেটা কত বছর মোটামুটি? এই লকডাউন কয় বছর আছে? সেই কয় বছর কি করতেন এখানে? হ্যাঁ, এখানে কি ভাটার ইট ভাটায় কাজ করতাম। কোন জায়গায়? এই গোলাবাড়ি, এই তোমার বেলিগাড়া গোলাবাড়ি। এখন ফিরে যাচ্ছে এই সরকার এই এনআরসি শুরু করতেছে, বাংলা অবৈধ লোক, বাংলাদেশের লোক থাকতে দেবে না। ভয় লেগে সবাই তো চলে যাচ্ছে, মোবাইলে দেখতে পাচ্ছি, তাই চলে যাচ্ছে। এখানে কিভাবে যাবেন এখন? আর আমাদের কোম্পানি বলে দিয়েছে তোমরা চলে যাও। सवाल है कि शहीनूर इस्लाम जैसे लोग कैसे बांग्लादेश से भारत में घुसकर पश्चिम बंगाल के भीतर फर्जी वोटर बन गए। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही ये सवाल ममता सरकार के सामने आता है, तुरंत मुख्यमंत्री ये पूछते हुए कि पेट्रोपॉल और अंगला में किसने बॉर्डर पर जमीन दिलाई थी, कश्मीर याद दिलाती हैं, पहलगाम हमला और दिल्ली धमाके पर सवाल पूछती हैं। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই,
পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? जरूरी है कि तथ्यों से आपको हम खबरदार करें, वरना घुसपैठ जैसे देश की सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे पर एक आरोप पर दूसरे आरोप की बस सियासत न होती रहे। संसद में ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह बताया जा चुका है कि पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216.7 किलोमीटर है, जिनमें से 1647.696 किलोमीटर पर बाड़ लगा दी गई है। जो बाकी 569.004 किलोमीटर लंबाई में अभी बाढ़ और दूसरे सीमावर्ती बुनियादी ढांचागत काम होने बाकी हैं। इनमें 112.78 किलोमीटर ऐसा है जहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है और 456.224 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर है जहां बाढ़ लगाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल में 456.224 किलोमीटर की संभावित अंतर्राष्ट्रीय सीमा में से 77.935 किलोमीटर की जमीन कार्यकारी एजेंसी को सौंप दी गई है। बाकी 378.289 किलोमीटर के हिस्से के लिए राज्य सरकार की ओर से 148.971 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरू की जानी बाकी है। बाकी बॉर्डर पर बची हुई 229.318 किलोमीटर में से बंगाल सरकार ने अभी तक 31 किलोमीटर की बाड़बंदी के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी नहीं दी है। लगभग 182 किलोमीटर की बाड़बंदी के लिए राज्य सरकार को केंद्र से भुगतान हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक निर्माण एजेंसी को भूमि नहीं सौंपी है। लगभग 7 किलोमीटर के लिए राज्य ने अभी तक भूमि का मूल्यांकन नहीं किया है, जबकि 9 किलोमीटर के लिए गृह मंत्रालय ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है। यानी साफ है कि अभी ऐसा बड़ा इलाका बॉर्डर पर है जिस पर बाढ़ नहीं लग पाई है, क्योंकि राज्य सरकार अब तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तक शुरू नहीं कर पाई है। तो क्या इसी इलाके से घुसपैठ होती है, जिसका मुद्दा पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार बड़ा होने जा रहा है? सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है। क्या यही वजह है कि उत्तर 24 परगना जिले में स्वरूपनगर बॉर्डर के पास बांग्लादेश वापस जाने वाले उन लोगों की लंबी भीड़ दिखने लगी जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल आए हैं, यहाँ आकर फर्जी पहचान पत्र बनवाया और वोटर तक बन गए। আমি 2 বছর 1 মাস হয়েছে এখানে আসছিলাম, চোরাই পথে আসছি। কোন পথে আসছি সেটা বলতে পারবো না। কেন এসেছিলেন? আসছিলাম, আমার ওয়াইফ অনেক অসুস্থ ছিল, তার মানসিক কিডনির সমস্যা ছিল। আমরা ভুল করে এসেছি, অন্যায় করেছি, আমরা অপরাধী। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন, আমাদের পাঠিয়ে দেয় আমাদের मातृभूमिते। क्या ऐसे ही घुसपैठियों की वजह से जहां एक तरफ साल 2002 से 2025 के बीच देश में वोटर की संख्या 49% ही बढ़ी, वहीं पश्चिम बंगाल में 67% से ज्यादा वोटर बढ़ गए। इनमें पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 105% तक इजाफा देखा गया, मालदा में 95%, जलपाईगुड़ी में 82%, उत्तर 24 परगना में 83%, दक्षिण 24 परगना में 72% की बढ़ोतरी हुई, जबकि कोलकाता में केवल 4% ही वोटर बढ़े। ऐसा यहां से भागते घुसपैठिए और घुसपैठ का सवाल आते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या वोट बचाने को ढाल बनने लगती हैं? दुशासन दुर्योधन तक बोलने लगती हैं। একজন দুঃশাসন এসছেন বাংলায়, ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসেন, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে,
এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। দুঃশাসন বাবু এসছেন, শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলে বেড়াচ্ছে বাংলায় नाकी 1.5 कोटी लोकेर नाम बाद जाबे केन? सवाल है कि जब आंखों के सामने ही दिख रहा है, घुसपैठ करने वाले बांग्लादेश वापस जाने के लिए डर के मारे बॉर्डर के पास जुटते आ रहे हैं, तो फिर क्यों बार बार टीएमसी के नेता पूछते हैं घुसपैठिए कहां है? यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नीतीश जी को, राजनाथ जी को। ये घुसपैठिया 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 पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना। क्या बीजेपी जिन्हें घुसपैठिया कहती है उन्हें ही टीएमसी अपना वोटर मानती है और ऐसे लोगों की पूरी बस्ती की बस्ती पश्चिम बंगाल में बसी है? इसका एक सबूत देखिए, दक्षिण 24 परगना जिला, जहां इन महिला पर ध्यान दीजिए, इनके पास म्यांमार का पुराना पहचान पत्र भी है और अब भारत में बंगाल का भी पहचान पत्र। दावा है कि म्यांमार से आकर इन्होंने नाम बदलकर कृष्णा दास पति रामदास कर लिया। इसीलिए अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर ये दावा करते हैं कि बॉर्डर पर बाड़बंदी करने में ममता सरकार की हिचकिचाहट ही इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगी। अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। बीजेपी आरोप लगाती है कि बांग्लादेश से घुसपैठ टीएमसी के राज में ज्यादा बढ़ी है। आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2002 से 2009 के बीच 4.99% वोटर बढ़े, 2009 से 2017 के बीच 21% से ज्यादा वोटर बढ़ जाते हैं, 2017 से 2025 के बीच भी 12% की दर से वोटर बढ़ते रहे। लेकिन घुसपैठ को लेकर हर बार पर और आक्रामक होकर ममता बनर्जी जवाब देने लगती हैं। বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন, মনে রাখবেন আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। আপনার ভাগ্য ভালো যে এত অত্যাচার করার পরেও আপনাকে আমরা আতিথ্যতা দিচ্ছি। এটা আমাদের দুর্বলতা নয়, এটা আমাদের ধর্ম। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच 138 सीट, 60,62,000 वोट और प्रतिशत में कहें तो 10.05% वोट का अंतर रहा। अमित शाह अब 2/3 सीट जीतने का दावा फिर से कर रहे हैं। क्या घुसपैठ का मुद्दा पश्चिम बंगाल में इस अंतर को इस बार चुनाव में पाट कर बीजेपी के लिए पहली बार बंग भूमि पर कमल खिला सकता है? जहां आज तक नहीं ये रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि एसआईआर के दौरान बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों का खेला पकड़ा जा रहा है, क्योंकि एक परिवार ऐसा मिला जिनके यहां पिता पुत्र की उम्र में केवल 5 साल का फर्क था। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में चौंकाने वाली गड़बड़ी दिखी। पूर्वी वर्धमान के सरोज माझी की उम्र और उसके बेटों की उम्र में महज 5 साल का अंतर है। पश्चिम बंगाल के सरोज माझी वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 साल की उम्र में ही पिता बनने का चमत्कार कर चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, सरोज ने जो हमें बताया वो देश की सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ से खबरदार करता है। पूर्वी वर्धमान जिले के मंगलकोट का शीतल गांव, जहां रहने वाले ये वही सरोज माझी हैं जो कागज के मुताबिक 5 साल में पिता बन गए। लेकिन क्या ऐसा है? चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट तो हाँ में जवाब देती है, जिसके मुताबिक 63 साल के पिता सरोज के एक बेटे लक्ष्मी की उम्र 59 साल और दूसरे सागर की उम्र 58 साल है। इस तरह इस रिकॉर्ड के मुताबिक सरोज ने 5 साल की उम्र में पिता बनने का चमत्कार कर दिया, जो मुमकिन नहीं।
इस खुलासे के बाद पूरे गांव में लक्ष्मी और उनके भाई की चर्चा होने लगी, जिनकी पत्नी राष्ट्रीय असलियत बताती हैं। कहती हैं कि उनके पति 22 साल पहले बांग्लादेश से भाग कर आए। पहले वो मुर्शिदाबाद में छिपे और फिर साल 2006 में वो पूर्वी बर्धमान जिले के मंगलकोट के शीतल गांव में कृषि मजदूर के तौर पर काम करने लगे। इस दौरान उन्होंने सरोज को पिता बनाकर वोटर कार्ड के आधार पर फिर आधार कार्ड बनवा लिया। अब वो कहते हैं कि चाहे मार दो लेकिन वापस बांग्लादेश मत भेजो। শীতল গ্রামের সরোজ মাঝি কে হয় আপনাদের? সরোজ মাঝি আমার এখন বাবা পাতানো হয়। উনি কি আসল বাবা? তাহলে কিরকম বাবা হন উনি? পাতানো। কোথায় থাকতেন? বাংলাদেশ। আপনারা কোথায় থাকতেন আগে? বাংলাদেশ। তো এইখানে কিভাবে এলেন? বাংলাদেশ থেকে মুর্শিদাবাদে এসে কাজকর্ম করতেন, তারপরে এখানে কাজে এসে এখানে কাজ পেয়ে গেলাম, দিয়ে এখানে থেকে গেলাম। বাংলাদেশে কোথায়? বাংলাদেশ রাজশাহী জেলা। আচ্ছা, এখানে কি করে পৌঁছালেন? এই মঙ্গলকোটে? এখানে মঙ্গলকোটে পৌঁছাইলাম আমরা, মুর্শিদাবাদ জেলা এসেছিলাম মুসলমানের অত্যাচারে। হ্যাঁ, এই তো আমরা এইভাবেই আছি, আমরা তো আর কিছু জানি না, গরিব মানুষ, আমাদের চোখ থাকতে কানা। দেখুন আমাদের মিথ্যা কথা বলবো না। আর এই যে সাগর মাঝি কে হয় আপনার? ওইটা বড় ভাসুর। ও এসেছিল? ও এসেছে। ও বাংলাদেশ থেকে? ও বাংলাদেশ। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी 128 विधानसभा सीट पर आगे थी। इसीलिए बीजेपी को लगता है कि वो और भी सीट पर आगे मेहनत करके बढ़ सकती है, जहां हिंदू वोट सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन वहां पर भी अब ममता से आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41%, 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया। देश में केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां कभी भी बीजेपी अपने दम या किसी साथी के संग सरकार नहीं बना पाई। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन 4 में से 3 राज्य ऐसे हैं जहां 2026 में चुनाव है, यानी पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। और इन 3 में बीजेपी पहली बार कमल खिलाने की सबसे ज्यादा कोशिश पश्चिम बंगाल में पूरे जोर के साथ करने में जुटी है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी लगातार पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति बनाने पर सक्रिय है। विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। बीजेपी ने 2021 में पश्चिम बंगाल में 200 पार का नारा दिया था, लेकिन तब 77 सीट बीजेपी जीत पाई। इसीलिए अब की बार बंगाल में 2/3 सीट का दावा आते ही ममता बनर्जी ने इसी पर वार किया। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा? আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদার 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ममता बनर्जी इतना आक्रामक होकर अभी से इसलिए बंगाल के मैदान में उतरी हैं, क्योंकि जानती हैं कि बीजेपी हिंदू वोट को एकजुट करने में लगी है। और माना जा रहा है ममता सरकार ने इसीलिए मंदिर वाली राजनीति। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी महाकाल मंदिर की नींव रखने जा रही हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल का प्रवेश द्वार है। वो इलाका जहां पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर देके
ज्यादा सीटें जीती। इसी तरह ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले के लिए पुल बनवाने का जो ऐलान किया, उसमें केंद्र सरकार को लेकर अपनी तल्खी साफ दिखाती है। खुद को हिंदू तीर्थ यात्रियों की असली चिंतक दिखाना चाहती है। इससे भी पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास कर चुकी हैं और अब सोमवार को कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया है। लेकिन ममता बनर्जी के इन सारे मंदिर वाले दाव पर अमित शाह कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है। उन पे जो है तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है और लगातार वो पहले भी मंदिर एक बनवाई है अभी उड़ीसा के तर्ज पे, और दूसरा एक और घोषणा उन्होंने कर दिया महाकाल मंदिर बनाने का। तो चुनाव की दृष्टि से क्या आपको लगता है कि इसका मैं तो भाई किसी भी कारण से मंदिर बनाते ही इसका स्वागत करता हूं, मगर बहुत देरी कर दी है उन्होंने। আপনারা গীতা পাঠ করবেন? গীতা দেখেছেন? গীতা ছুঁয়েছেন? গীতা জানেন? তাহলে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, শ্রীকৃষ্ণের উপদেশটা মন দিয়ে শুনবেন। শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন? ধর্ম মানে ধারণ, ধর্ম মানে পবিত্রতা, ধর্ম মানে মানবিকতা, ধর্ম মানে বিভেদ নয়, বিদ্বেষ নয়, ধর্ম মানে শান্তি। আর আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম, আপনাদের ধর্ম কেক বিক্রি করছে, ভেঙে দাও, লুটে নাও, ये আবার কি? बंगाल की जंग इस बार बहुत प्रचंड होने वाली है। असर त्रिपुरा और ओडिशा के बाद बीजेपी किसी भी हालत में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन जिस एसआईआर का ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं, उसी प्रक्रिया ने बीजेपी के एक कोर वोटर को डरा दिया है। मतुआ समुदाय साल 2019 और 2021 में बीजेपी के पाले में रहा, लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि एसआईआर की वजह से मतुआ समुदाय उनके पास लौट सकता है। वंदे मातरम की भावना को पश्चिम बंगाल में अपना रोड मैप बता रही बीजेपी ने इस बार बड़ा लक्ष्य रखा है। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की, और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। बीजेपी जहां इस बार सबसे बड़ी जीत के सपने बुन रही है, वहीं उसके बंगाल में उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले मतुआ समुदाय के लोग एसआईआर से मुश्किल में बताए जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह मंत्री ने भी भरोसा दिया है। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। मतुआ बंगाली हिंदुओं का एक दलित वर्ग है जो बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से बचकर भारत पहुंचा था। इसमें बहुत बड़ी संख्या साल 1971 के बाद आए लोगों की भी है, जिन्हें पश्चिम बंगाल में नाम शूद्र भी कहा जाता है। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की कुल अनुसूचित जाति आबादी का 17.4% हिस्सा है, जो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और नादिया के सीमावर्ती जिलों में चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की, लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। मतुआ समुदाय मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से भयभीत है, क्योंकि इस प्रक्रिया के कारण उनके नाम मतदाता सूचियों से हट सकते हैं, नागरिकता तक खतरे में आ सकती है, ऐसी आशंका इन्हें लगती है। दरअसल ज्यादातर मतुआ हिंदू शरणार्थी जब दशकों पहले बांग्लादेश से भारत आए, उस वक्त इनके पास कोई आधिकारिक दस्तावेज भी नहीं था। हालांकि उन्होंने वर्षों से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे
भारतीय पहचान पत्र हासिल किए हैं, लेकिन उनके पास अक्सर 2002 से पहले के निवास के ऐतिहासिक प्रमाण पत्र का अभाव होता है। मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में सत्यापन के लिए साल 2002 की मतदाता सूची को अहम माना गया है। जो मतदाता अपनी अभी की जानकारी को साल 2002 की सूची से नहीं जोड़ सकते, उन्हें संभावित रूप से बाहर किया जा सकता है। मुख्य डर यही है कि अगर उनके नाम मतदाता सूचियों से हटते हैं तो वो अपना मतदान अधिकार खो देंगे, जिसका वो दशकों से प्रयोग करते आ रहे हैं। बांग्लादेश से 20 साल पहले आया। नहीं, हमारा फैमिली, पूरा फैमिली आए थे। हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ रहा है? या इधर का एक प्रूफ देना पड़ रहा है और बांग्लादेश का एक प्रूफ देना पड़ रहा है। साल 2011 से पहले मतुआ समाज लेफ्ट दलों के साथ था, फिर ये तृणमूल कांग्रेस के साथ हो गया, लेकिन साल 2019 और 2021 में बीजेपी ने सीएए को मतुआ पहचान से जोड़ते हुए इस समाज में सीधा राजनीतिक दखल बनाया, जिससे मतुआ वोट पहली बार बांटा। लेकिन एसआईआर की वजह से कुछ लाख मतुआ वोट कटने के दावे सामने आते हैं, जिससे बीजेपी के सामने भरोसे की चुनौती खड़ी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार विश्वास दिलाया जा रहा है। पीएम मोदी की तरफ से कुछ दिनों पहले की गई इस पोस्ट को देखिए, जिसमें लिखा कि मैं हर एक मतुआ और नाम शूद्र परिवार को आश्वस्त करता हूं कि मैं उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। मतुआ समुदाय टीएमसी की दया पर निर्भर नहीं है। उन्हें भारत में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जो हमारी सरकार की तरफ से लाए गए सीएए के कारण संभव हुआ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हम मतुआ और नाम शूद्र समुदायों के लिए और भी ज्यादा काम करेंगे। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मतुआ समुदाय बाहुल्य ना दिया जाना था, लेकिन कोहरे की वजह से उड़ान संभव नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने तब फोन पर ही रैली को संबोधित किया। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। तो बंगाल चुनाव में मतुआ वोट पर ममता और बीजेपी दोनों की नजर है। बीजेपी मतुआ वोट को लेकर सीएए को ट्रम्प कार्ड मानती है, तो ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर मतुआ समुदाय में डर से वोट की उम्मीद लगाए हैं। हाँ, अभी जो एसआईआर चल रहा है, सीएए में आप नाम दाखिल कर रहे हैं, एसआईआर भी अभी इस समय लागू है, कहीं डर है कि एसआईआर में नाम? कोई डर नहीं है। क्या डर है? डर है ये सीए अप्लाई नहीं करने का, तो डर है। अभी तो कर दिया, अभी क्या डर है? नहीं है, डर नहीं है। हम लोग हिंदू है, किधर जाएगा? डर डर के तो मर रहे। अभी कितना दिन डरेगा? अभी डर नहीं है। मतुआ समुदाय पश्चिम बंगाल की राजनीति की कुंजी बन चुका है। बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये सिर्फ एक समुदाय नहीं, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है। एक तरफ सीएए जो बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है, दूसरे छोर पर एसआईआर कहीं ना कहीं मतुआ समुदाय के लोगों के खिलाफ जा सकता है। इसी आवाज उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस आगे आकर मतुआ समुदाय के वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना ये होगा 2026 के चुनाव तक ये मतुआ वोट बैंक बीजेपी के पक्ष में रहता है या फिर तृणमूल कांग्रेस के तरफ झुकता है। कैमरामैन शुभजीत गायन के साथ तपस सेन गुप्ता, आज तक, बनगांव। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर हंगामा होता ही आया है। उत्तर प्रदेश में नई राजनीति छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने की तारीख अब बढ़ गई है। पहले 31 दिसंबर यानी कल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होनी थी, अब इसकी तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई है। इसको लेकर तुरंत अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर लिखा है कि जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और परिणाम घोषित करने में देर होने से जनता को आशंका होती है, वैसे ही आशंका मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि टाले जाने से हो रही है। कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ न जाए। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ कुमार अभिषेक सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कारण क्या कुछ बताया गया है कि क्यों 31 दिसंबर नहीं 6 जनवरी क्यों? अगर अखिलेश यादव इस तरह का संदेह इस तरह का संशय प्रकट करते हैं तो क्या कोई आधिकारिक कारण है जिस कारण इसे स्थगित किया गया है फिलहाल?
श्वेता, देखिए कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन 6 जनवरी तय कर दी गई है अगले ड्राफ्ट रोल के लिए। निश्चित तौर पर 2 करोड़ 89 लाख लोग अभी भी उस नए ड्राफ्ट रोल से बाहर हैं। अभिषेक से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये तिथि बदली गई है उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से ये व्यक्त किया गया है कि जिस तरीके से, और उनका इशारा साफ है पिछले कुछ चुनावों को लेकर जिस तरीके से विपक्ष की ओर से प्रहार किया गया कि क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज जैसे आंकड़ों को देने में देरी की जाती। अखिलेश यादव की तरफ से यह सवाल उठाया गया है। अभिषेक, अपनी बात पूरी करें। और ये आशंका सरकार की तरफ से भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बीजेपी से भी कहा है कि भाई इतने ज्यादा लोग बाहर हैं, हमें देखना होगा। तो पहले 2 हफ्ते का वक्त बढ़ा है और अब 1 हफ्ते का और वक्त बढ़ गया। 26 तारीख यानी कल लास्ट डेट था अभी तक अपने सारे बीएलएस के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम जुड़वाएं, लेकिन 6 जनवरी हो गया। 6 जनवरी से के बाद फिर आपत्तियों का वक्त आएगा, 1 महीने के लिए आपत्तियां दी जाएंगी और फिर 6 मार्च को फाइनल ड्राफ्ट रूल आना है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ी तादाद है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को आशंका है कि बड़ी तादाद में उनके लोगों को भी नाम काट सकते हैं। अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर सरकार को और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो सकता है। हालांकि इस बात से वो खुश है कि उनके लोगों ने अच्छा काम किया है, उनके जितने वोटर्स रहे हैं उनका नाम प्रॉपर तरीके से गया है। आशंकाएं बीजेपी को है। अब लगातार चूंकि डेट पर डेट बढ़ रहा है तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी के बहुत सारे वोटर अभी भी बाहर हैं। तो देखना है कि इसमें निकलता क्या है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है। श्वेता, बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक ये जानकारी दे रहे थे। फिलहाल तो अब 6 जनवरी के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। योगी आदित्यनाथ ने नए साल से पहले नौजवानों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने युवाओं से अपील की है, कहा है कि वो 2026 में विशेष संकल्प लें और अपने आसपास के 5 बच्चों को कंप्यूटर, एआई के बारे में जागरूक करें। हर हफ्ते 1 घंटा ज्ञान दान के लिए निकालें। योगी जहां यूपी की छवि बदलने में लगे हैं, तो धर्म की आड़ में कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए इस किए धरे पर पानी फेर रहे हैं। हमारा परसेप्शन 8 साढ़े 8 वर्षों में बदला है। लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। कानून के दायरे में रह करके कानून के दायरे का हर एक व्यक्ति को एहसास कराया। परिणाम है लोगों की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बदली। हर व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो आज उस बात को मानता है कि हां, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की छवि बदलने का दावा करते हैं। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहां जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। यूपी की योगी सरकार लगातार राज्य को दंगा मुक्त करने का दावा करती है। इसीलिए जब गाजियाबाद जैसे बड़े शहर से ये तस्वीर सामने आती है तो हैरान होना पड़ता है। जिस प्रकार बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों को किस तरीके से मारा जा रहा है, घेर करके एक पागल कुत्तों का झुंड आता है और वो सबको मार के चला जाता है, तो ऐसी स्थिति बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कश्मीर में जैसी हुई है वो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग तो एक काम कर रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ अपने भाइयों को, अपने हिंदू परिवारों को तलवार वितरण का कार्य कर रहे हैं और पूरी ताकत से अपने घरों में तलवार पहुंचाएंगे, क्योंकि वैसे तो सरकार को हर हिंदू को लाइसेंस देना चाहिए, लेकिन वो लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। खुलेआम हथियार बांटकर धमकाते इन लोगों को सुनकर खबरदार करते सवाल उठे कि जो सरगना पिंकी भूपेंद्र चौधरी यूपी सरकार को हिदायत दे रहा है, कानून तोड़ रहा है, वो कहां है।
सीधा सीधा कह रहा हूँ कि अगर आपको शस्त्र की जरूरत है या रास्ते में कोई भी जिहादी आपको परेशान करता है या किसी भी तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करता है तो आप हमारे हिंदू रक्षा दल कार्यालय में आओ और आपको शस्त्र मिलेगा, इस तरीके का प्रशिक्षण मिलेगा। कभी भी कोई भी जिहादी आपको किसी भी तरीके से छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। जिस पिंकी चौधरी नाम के इस शख्स ने समाज में जहर घोलने की कोशिश की, उसे ढूंढ पाने में गाजियाबाद पुलिस नाकाम है। सवाल है क्यों? कहाँ जा रहे हैं भैया? हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे, कौन जिहादी हमारी बहन बेटियों घर में घुस कर कुछ करे, तो उनके पास एक शस्त्र उनके पास होना चाहिए। इसलिए हम घर घर जाकर वितरण कर रहे हैं तो शस्त्रों का। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन कॉलोनी में सोचिए एक शख्स इतनी आसानी से कानून तोड़ता रहे, कामयाब होता रहे। पिंकी चौधरी नाम के इस शख्स की हिम्मत देखी, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले जहरीली बातें करने का वीडियो बनाया, फिर समाज की शांति भंग करने के लिए इस तरह हथियार बंटवाए। और मेरा सभी को चेतावनी है, देश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को, अगर देश में रहना है तो भारत के संविधान के हिसाब से रहना पड़ेगा, हिंदू संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो आपका इलाज कर दिया जाएगा। गाजियाबाद जैसे शहर में हिंदू रक्षा दल नाम का अनजान सा संगठन खुलेआम तलवार बांटने में कामयाब होता है। उसके लोग समाज को तोड़ने बांटने की जहरीली बातें करते हैं। यूपी सरकार को ये कहकर चिढ़ाते हैं कि जो काम उनका है वो उन्हें करना पड़ रहा है। देश को बचाना है, ये काम सरकार का है, लेकिन हमारा हिंदू रक्षा दल संगठन देश को बचाने के लिए हर तरीके से लड़ने को मरने को तैयार है। शस्त्र का वितरण भी करेंगे, उसका प्रशिक्षण भी करवाएंगे सभी को। जैसे ही ये तस्वीरें चर्चा में आती हैं, पुलिस की नींद टूटती है, पुलिस हरकत में आती है। हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना शालीमार गार्डन में उक्त प्रकरण में 16 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब तक प्रकरण में 10 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है, जो आगे भी विवेचना के क्रम में जारी रहेगी। पुलिस ने कुछ लोगों को भले ही गिरफ्तार किया हो, लेकिन इन सब के पीछे जो साजिश करता है वो अब भी फरार है। पिंकी चौधरी नाम का ये शख्स पहले भी धर्म के नाम पर समाज की शांति भंग करने के आरोपों में घिरता आया। आसपास के इलाके में इसका खौफ बताया जाता है। कहा जाता है कि पिंकी चौधरी अपनी गैर कानूनी करतूतों को छिपाने के लिए हिंदू रक्षा दल का चोला ओढ़ता है। भाइयों, जैसा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, ऐसे इस्लामिक कट्टरपंथियों को भारत के अंदर सीधा सीधा मैसेज है, अगर कोई भी हमारी हिंदू बहन बेटियों को या देश के अंदर किसी भी हिंदू परिवार को इस तरीके से परेशान करेगा या प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा। और सभी हिंदू परिवार को इसीलिए ही हम शस्त्र का वितरण कर रहे हैं। योगी सरकार एक तरफ यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त करके प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने में जुटी, वहीं इस तरह की तस्वीरें उसकी ही कोशिशों पर पानी फेरने जैसे काम करती है। सवाल है कि ये तस्वीरें देखकर, ये जानकर कि समाज में डर और नफरत फैलाने वालों का सरगना इतने घंटे बाद भी फरार है, तो फिर यूपी में निवेश करने कौन आएगा? क्योंकि विदेशी निवेशकों तक जब ऐसे पिंकी चौधरी जैसे छुटभइये गुंडों की धर्म के नाम पर फैलाई सियासत और गुंडागर्दी वाली तस्वीरें पहुंचेंगी, तो उससे उत्तर प्रदेश की छवि को लेकर सरकार के दावों का ही तो वजन कम होगा और यूपी विकास के अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। सरकार की कोशिशें फिर धरी की धरी रह जाएंगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसकी एक वजह ये चेहरा भी है। ये ऋषभ ठाकुर है, जिसने खुद को सनातन रक्षक बताकर बरेली में एक बर्थडे पार्टी में लव जिहाद का झूठा आरोप लगाकर मारपीट की। 6 की 6 हिंदू लड़कियां और मुसलमान लड़के 5। तो अगर हम गए और कहा सुनी में एक दोस्त के थप्पड़ पड़ गए, तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे सब भाई जागरूक आप लोग बता सकते हैं कि क्या वहाँ ये लव जिहाद का मामला नहीं था? शनिवार को बरेली के राजेंद्र नगर में कैफे में नर्सिंग छात्रा और उसके दोस्त जन्मदिन मना रहे थे। इस पार्टी में केवल 2 मुस्लिम युवक दोस्त शामिल थे। आरोप है कि खुद को बजरंग दल का सदस्य बताने वाले कुछ लोग नारेबाजी करते आए, लव जिहाद का आरोप लगाया, मुस्लिम छात्रों के साथ ही कैफे के स्टाफ के साथ मारपीट की। अब ये छात्रा उत्तर प्रदेश सरकार से इंसाफ मांगती है। इन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ कि मैं लव जिहाद कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे, हम लोग साथ में पढ़ते हैं। मैंने इनवाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने?
पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ऋषभ फरार है और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके सफाई देने लगता है। होते हुए घरों में घुस जाया जा रहा है, तलवार से मारा जा रहा है, बहनों के किसी की नस काट दी जा रही है, किसी का हाथ काट दिया जा रहा है, किसी को जिंदा चौराहे पे जला दिया जा रहा है। और जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम अपने समाज को, अपने धर्म को बचा रहे हैं और ऊपर से हम ही पे कार्रवाई कर दी जा रही है। ऋषभ ठाकुर का इसी तरह के धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले, हिंसा करने वाले, हमला करने वाले विवादों से पुराना नाता सामने आया। इसके बावजूद वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बचता आया, लेकिन इस बार उसने हदें पार कर दी। और गाजियाबाद की घटना बताती है धर्म के नाम पर गुंडागर्दी की छूट कुछ लोग पा रहे हैं, जिसने यूपी पुलिस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। देश से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में गंदा पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए, 2 की मौत हो गई है। ये घटना इंदौर के भागीरथपुरा की है, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विधानसभा क्षेत्र है। मरने वाली दोनों महिलाएं हैं। इलाके में 24 दिसंबर से शुरू हुई उल्टी दस्त की परेशानी अब तक करीब 150 लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। सीमा और उर्मिला नाम की महिलाओं के परिजनों ने आरोप लगाया है कि गंदा पानी पीने के बाद वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। कई लोग अभी भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं, और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है, और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। 27 तारीख को उल्टी दस्त हुए, दिन भर रहे, हम उनको दवाई लाकर दे रहे थे, उससे कोई आराम नहीं और बढ़ता ही जा रहा था, और उसके बाद फिर उनको हमने भर्ती करा। 28 तारीख की सुबह उनकी डेथ हुई। पानी खराब आ ही रहा है, काफी दिनों से पानी खराब आ रहा है नर्मदा का, फिर भी हम लोग तो बोरिंग का भी यूज कर रहे थे, कभी सभी नर्मदा का आता था वो भी भर लेते थे हम पानी। नर्मदा के पानी में क्या परेशानी? पानी गंदा पानी आ रहा है, शुरू में पानी गंदा आता है, उसके बाद में फिर वो तो मिला हुआ पानी आ ही रहा है, तो दूषित तो पानी रहेगा ही रहेगा वो पूरा पानी। मेरा 11 महीने का मेरा भतीजा है, मतलब मेरे देवर का लड़का है, रात को जाके 12 बजे उसको मैं हॉस्पिटल में चाचा नेहरू में एडमिट करा के आई हूँ, और डॉक्टर ने यही कहा उनके पेट में इन्फेक्शन है, बच्चे को भी यही कहा गया कि पेट में इन्फेक्शन है। मौत की वजह यही मानते हैं क्या? हम तो यही मान रहे हैं, क्योंकि कोई खाने पीने का हम ऐसा कुछ यूज ही नहीं कर रहे ना जिससे कोई तकलीफ हो। और अब दुनिया की सबसे बड़ी खबर, कल रात रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर ड्रोन से हमला किया। हालांकि यूक्रेन ने पुतिन पर किसी भी हमले से इनकार किया, लेकिन इस घटना के बाद यूक्रेन जंग रुकवाने की संभावना पर सवालिया निशान लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हमले पर चिंता जताई। डोनाल्ड ट्रंप जब ये सब कह रहे थे तब जेलेंस्की शक्लें बना रहे थे, मानो बता रहे हो कि ट्रंप को कुछ खबर नहीं। अमेरिका में जब ट्रंप जंग रुकवाने के दावे कर रहे थे, तभी रूस की तरफ से कहा गया कि पुतिन के घर पर हमला हुआ। इसके बाद सवाल उठे, किसने पुतिन के घर पर हमला किया? किसने रची पुतिन को मारने की साजिश? क्या फिर भड़केगी रूस यूक्रेन जंग की आग? यूक्रेन जंग रोकने के लिए जहां मुलाकातों का दौर चल रहा है, तभी रूस की तरफ से पुतिन के घर पर हमले के दावे से ये जंग नए सिरे से भड़क सकती है। मॉस्को में रूस के नोवगोरोद में राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला हुआ है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सनसनीखेज दावा किया है कि सोमवार रात यूक्रेन ने नोवगोरोद इलाके में पुतिन के आवास को निशाना बनाकर एक आतंकवादी ड्रोन अटैक किया। जैसे इस हमले की खबर आई, सबके जहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की तस्वीर तैरने लगी। पीएम मोदी को पुतिन ने रूस के दौरे पर अपने घर बुलाया था। इस दौरान दोनों नेता घूमते दिखे थे। आज तक जब खबरदार करता है तो असर होता है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह बिहार के सरकारी स्कूल खुद ही खस्ता हाल पड़े हुए हैं। कहीं बच्चे ठंड में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं बिल्डिंग के नाम पर खंडहर है। आज तक की इस रिपोर्ट के चलने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्कूल सुधार की बात कही है।
खबरदार पे हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी जिसमें कहा कि बगहा और जमुई में बिना भवन के सरकारी स्कूल चल रहे हैं अभी तक। हमने एक बात सकारात्मक रूप से कही कि 78,000 स्कूल हैं, तो कई जगह स्कूल कई जगह उसका आंकड़ा हम दे देंगे बाद में, कुछ जगहों पर भवन की कमी है, खास करके +2 में, तो उनको टैग किया गया है बगल के स्कूलों से। और ये हम जहाँ भवन नहीं है या भवनों की हालत ठीक नहीं है, उसको हमने कहा कि डाटा हम लोग को मिल गया है, अगले 6 से 8 महीने में उसमें थोड़ा वक्त लगता है, उस पर हम लोग प्राथमिकता दे करके उसको दुरुस्त करेंगे।